हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का ज्ञान सागर क्लासेस में। तो चलिए स्टूडेंट, आज अपन बात कर रहे हैं अपने पेपर रिव्यू के बारे में। तो आज का जो आपका पेपर एसएफएम का पेपर नंबर 14 सीएमए फाइनल का आज हुआ है, उसका मैं डिटेल एनालिसिस आपके सामने रख रहा हूँ। और क्या पेपर था अपना, कैसा पेपर था, उस सब के बारे में अपन बात करते हैं। देखिए, दिसंबर 2025 में अभी जो आप लेटेस्ट पेपर देख के आए हैं, इसके अंदर जो भी क्वेश्चंस आपके लॉन्ग वाले देखने को मिले हैं, वो सारे क्वेश्चन आपके लगभग मॉड्यूल या उसी के सिमिलर पैटर्न के सवाल हैं। कुछ एक आध सवाल एक्सेप्शनल हो सकता है बॉन्ड वैल्यूएशन का या कुछ इस तरीके का। अदरवाइज बाकी सारे क्वेश्चन आपके मॉड्यूल के एज इट इज क्वेश्चन है, जो क्लासरूम में मैंने आपको करवा रखा है, जो चीजें पढ़ा रखी हैं, या मेरा जो क्वेश्चन बैंक आता है लगभग आपको उसमें से देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टूडेंट, अब अपन बात करते हैं अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस को अपन बात करते हैं। देखिए, अपना सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आया था, नॉर्मल कैपिटल बस्टिंग का सवाल है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालने के लिए आपसे बोल रहा है। और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में फॉर्मूला जो अपना लगता है वो लगता है टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे टोटल प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आपको सवाल में क्या बोलता है कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 2 है और एनुअल कैश इनफ्लो जो है वो आपके ईयर 2 से स्टार्ट होते हैं, 4 तक जाते हैं, और हर साल का सिमिलर कैश फ्लो 400 लाख का है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा, तो दूसरे और तीसरे और चौथे के पीवी फैक्टर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका आ रहा है समथिंग 904 लाख। और प्रेजेंट पीआई की वैल्यू आपको दो रखी है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको निकालना है, तो डिवाइड दे करके आप निकाल लेंगे। इसका सही ऑप्शन आपका जो आ रहा है वो आ रहा है 452 लाख, मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए, थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको फास्टली इन सारी बातों को बताऊंगा, तो देखते जाएं। हाँ जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एक्स और जेड। इसमें प्रोजेक्ट कॉस्ट, एनुअल कैश इनफ्लो, लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और जो 14% की डिस्काउंटिंग रेट है उसका क्यूमुलेटिव पी फैक्टर दे रखा है। सेंसिटिविटी एनालिसिस बोल रहा है किसका निकालना है, प्रोजेक्ट कॉस्ट का निकालना है। तो मैं बता दूं, ये आपका आंसर आ रहा है 9.26। तो जो आप एनपीवी की वैल्यू रखेंगे वो जीरो रखेंगे। इनिशियल इन्वेस्टमेंट को आप जो है एक्स मान लेंगे। और जो एनुअल कैश इनफ्लो है 4500, उसको क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये आपने 4500 को मल्टीप्लाई किया किससे, 2.9137। तो ये वैल्यू आपके पास आ रही है 13,111.65। और इस 13,111.65 में से इनिशियल इन्वेस्टमेंट 12,000 आप माइनस कर दें, डिवाइड बाय 12,000 इंटू 100। तो ये परसेंटेज टर्म में आपके पास आ जाएगा 9.26%। और ये आपका ऑप्शन नंबर एक जो है वो करेक्ट है। ये बात मेरी क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट अपन आगे की बात करते हैं। इसके बाद देखिए, अपना थर्ड क्वेश्चन जो था वो था आपका सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट का क्वेश्चन। तो ये आपके पास एक्सपेक्टेड कैश फ्लो की वैल्यू कितनी आ गई, 13,000। इसको आप 10,000 को 0.70 से मल्टीप्लाई करेंगे 7,000, और 20,000 को आप 0.30 से मल्टीप्लाई करके समेशन करेंगे तो वैल्यू आ रही है 13,000। 13,000 डिवाइडेड बाय 12,000, तो ये आपके पास वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 1.083। तो इसका ऑप्शन जो सही है वो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंडर सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस आर इंस्ट्रूमेंट विच आर इशूड सब्सिडरी कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ रिसीवेबल होल्डिंग ऑफ पेरेंट कंपनी। तो इसका जो सही आंसर है वो प्रिफर्ड स्टॉक सर्टिफिकेट है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसके बाद देखिए, पांचवा क्वेश्चन जो है वो बोलता है 100 डेज स्कॉलस्टिक एनालिसिस इफ द क्लोजिंग प्राइस 210 है, 100 डे लो एंड हाई प्राइस आर 200 एंड 240 रेस्पेक्टिवली, देन स्कॉलस्टिक विल बी इक्वल टू। देखिए, जो के परसेंटेज की वैल्यू थी वो अपन निकालेंगे सी माइनस एल अपॉन एच माइनस एल इंटू 100। तो आपके पास जो क्लोजिंग वैल्यू है वो दे रखी है 210 माइनस 200 डिवाइडेड बाय 240 माइनस 200 इंटू 100। तो ये आपके पास कितनी आ रही है वैल्यू, इसको आप देख लेंगे तो ये आ रही है 25%। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो करेक्ट है। इसके बाद अपन नेक्स्ट आगे की बात करते हैं, नंबर 6। नंबर 6 वाले क्वेश्चन की बात कर ले। तो ये आपका जो है वो एक बॉन्ड वैल्यूएशन का सवाल है। इसके अंदर एन्युटी वाला एक बड़ा फॉर्मूला लगता है। अल्टीमेट सॉल्यूशन जो इसका आएगा वो आएगा 91.46। इसका मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। एक सेकेंड। चलिए, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। और अब क्वेश्चन नंबर 6 के बाद मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में यह आपसे पूछा गया है, यूजिंग द अबव
रिटर्न ऑफ सच पोर्टफोलियो कैलकुलेट करना था। देखिए रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो में की बात करें तो यहाँ पर पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन 24% दे रखा है और टोटल स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे रखा है इक्विटी फंड का 30, और जो गिल्ड फंड जो है उसका कोई स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं, मतलब रिस्क फ्री सिक्योरिटीज है। तो इसका मतलब ये जो है टोटल कितना परसेंटेज हो गया 30 का 24, तो आप ये बोलेंगे 80% हो गया। इसका मतलब 80% जो है वो 80% इन्वेस्टमेंट जो है टोटल वो आप इक्विटी में डाल रहे हैं, तो 20% इन्वेस्टमेंट आप रिस्क फ्री सिक्योरिटी में डाल रहे हैं। तो इसका मतलब आपका पोर्टफोलियो रिटर्न अगर मुझे निकालना है तो 25 इंटू ये कितना हो गया 0.80 और प्लस ये हो गया 7 इंटू 0.20। इसका मतलब 80% फंड आप इक्विटी में डालेंगे, 20% फंड आप गिल्ट एज फंड में डालेंगे, अकॉर्डिंगली आप ही निकाल लेंगे। तो ये वैल्यू जो भी आ रही है वो आ रही है आपकी 21.4%, और ये 5 लाख रुपए का 21.4% करेंगे तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा। इसके बाद मैं 8th क्वेश्चन पे बात करता हूं। तो यहां पर आपसे पूछा गया बीटा ऑफ द इक्विटी शेयर आफ्टर बायबैक के बारे में। देखिए तो ये इसका एक फॉर्मूला होता है आपके पास, बीटा ऑफ लीवर्ड फर्म, बीटा ऑफ अनलीवर्ड फर्म, और ये वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस जो आपके पास प्राइसिंग दे रखी है, कितनी दे रखी है आपको 0.5। रिस्क फ्री सिक्योरिटीज में रिटर्न आपको कितना है ये 10%, और ये वैल्यू दे रखी है इक्विटी शेयर बीटा की वैल्यू 0.8। तो इसका सोल्यूशन जो है अनलीवर्ड बीटा की वैल्यू हो गई 0.8 और प्राइसिंग हो गई आपके पास 0.5 अपॉन 0.5, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1.60। देखिए ये डायरेक्टली आप सॉल्व कर लेना, ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। इसके बाद मैं बात कर लेता हूं 9th क्वेश्चन के बारे में। 9th क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डाउनग्रेड रिस्क, सी ऑप्शन। इसके बाद 10th क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 10th क्वेश्चन का सही आंसर है ₹50, सी ऑप्शन। इसके बाद मैं बात करता हूं 11th क्वेश्चन के बारे में। 11th क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है लीप्स, यानी ए ऑप्शन, लॉन्ग टर्म इक्विटी एंटिसिपेशन सिक्योरिटीज। 12th क्वेश्चन की बात करें तो 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर्स ऑफ ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीव्ड, तो रिटर्न एंड ग्लोबली मार्केटेड, इसका मतलब सी ऑप्शन आपका दोनों करेक्ट है। इसके बाद यहाँ पर आपके पास अगला क्वेश्चन नंबर 13 जो था वो क्रॉस रेट को निकालने को लेकर के था। तो बिड और आस्क की दोनों की क्रॉस रेट आपको निकालनी थी, तो ये आप निकाल लेंगे। इसका ऑप्शन मैं बता दूं सही आएगा ए ऑप्शन। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्सप्लेन करना है रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन रेट एंड डिफरेंशियल रेट एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट, तो इसका सही आंसर है परचेस पावर पेरिटी। उसके बाद बोलता है अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ द क्रिप्टो करेंसी टेक इट्स नेम फ्रॉम एन इंटरनेट मेमे फीचरिंग ऑफ शिबा इनू डॉग, तो ये डॉज कॉइन की जो बात कर रहा है वो डॉज कॉइन इसके बारे में बात कर रहा है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। तो देखिए स्टूडेंट ये एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में तो मैंने डिस्कशन कर लिया, अब अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा एक शॉर्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बारे में। देखिए मैं वैसे डिटेल वीडियो के बारे में अपन बाद में बात करेंगे, पहले एक शॉर्ट एनालिसिस कर लेते हैं। जो मैंने एबीसी एनालिसिस की आपकी सीरीज बनाई थी उसके अंदर मैंने आपको सीक्वेंस वाइज बताया था कि कौन सा क्वेश्चन कौन से सेक्शन पर आएगा, सिमिलरली उसी पैटर्न पर आया है। देखिए सबसे पहला सवाल आपका नॉर्मली कैपिटल बजटिंग का सवाल है, जिसमें आपको एनपीवी और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना था। इसके अलावा आपको रिप्लेसमेंट का सवाल भी इसमें पूछा गया है। मैंने ये सवाल अभी देखा है, आसान सवाल है, आप लोग इसको कर सकते थे। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपका इनडिफरेंट पॉइंट, यानी कि लीजिंग ऑप्शन से, आपका लीजिंग वाले चैप्टर से है, जिसमें आप लेसी के पॉइंट से ब्रेक इवन लीज रेंटल की कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं ताकि इनडिफरेंट हो जाए लोन ऑप्शन पर। तो ये बात की कैलकुलेशन आपने इस पर्टिकुलर टॉपिक से देखी। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका सवाल जो है वो आपका एडवांस कैपिटल बजटिंग जो आपका सेक्शन है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना वाला, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये भी आपने कर लिया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ये सवाल आपका जो है इक्विटी वैल्यूएशन से है, जिसमें डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के थ्रू आप इक्विटी वैल्यू टू स्टेज मॉडल के थ्रू जो कैलकुलेट करते हैं, ये सवाल वहां से पूछा गया है, आपने कर लिया होगा। इसके बाद ये बॉन्ड वैल्यूएशन का सवाल थोड़ा सा हटके कह लूंगा मैं, ये बॉन्ड वैल्यूएशन का सवाल जो है वो आपका आया था। इसके बाद अगला सवाल अपन बात करें तो ये सवाल बिल्कुल एज इट इज बुक का सवाल है, म्यूचुअल फंड्स का सवाल है, एनएवी की वैल्यू कैलकुलेट करना एज इट इज मॉड्यूल का सवाल है। तो सिमिलरली मॉड्यूल का सवाल अगर आपने कर रखे हैं तो इस क्वेश्चन को आपने कर लिया होगा, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका जो है वो पोर्टफोलियो वाले चैप्टर से था, और नॉर्मल कैलकुलेशन सीएपीएम रिटर्न और एडजस्टेड रिटर्न ये सारी कैलकुलेशन आपको बनानी थी, पोर्टफोलियो से ये सवाल था। अगला सवाल भी आपका पोर्टफोलियो से है, जिसमें आपको शार्प रेशियो, टिन्नर रेशियो, जेंसन अल्फा ये सारी बातें कैलकुलेट करनी थी। हालांकि ये सारी चीजें म्यूचुअल फंड में भी देखते हैं, बट ये पोर्टफोलियो का क्वेश्चन आप मानेंगे आपने कर लिया होगा। मॉड्यूल का सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल था,
मॉड्यूल का एज इट इज सवाल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो आपका फ्यूचर से रिलेटेड सवाल था। तो यहाँ पर बीटा ऑफ सिक्योरिटी निकालनी थी बीजेड, यानी फ्यूचर्स का सवाल है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का सवाल था। इसके बाद अगला सवाल मैंने आपको कहा था ऑप्शन से आएगा। ऑप्शंस में से कोई ना कोई वैल्यूएशन मॉडल से आपको सवाल पूछता है, तो यहाँ पर कॉल ऑप्शन का बाइनोमियल मेथड, ऑप्शन डेल्टा मेथड आपसे पूछा गया है। इसके अलावा पुट कॉल ऑप्शन पैरिटी थ्योरी है जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल आपका फॉरेक्स से है, और फॉरेक्स से जो पहला सवाल पूछा गया है वो बिल्कुल आसान सवाल है, जिसमें आपको आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी कैलकुलेट करनी थी। और दूसरे सवाल के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये जनरली हमेशा इसी सेम पैटर्न का सवाल पूछता है, जिसमें आपको फॉरवर्ड हेजिंग निकालनी होती है। इसके अलावा मनी मार्केट हेजिंग और ऑप्शन हेजिंग के बारे में बात कर रहा है। तो इसका मतलब मनी मार्केट हेज का सवाल इंस्टीट्यूट का फेवरेट हो गया, हर अटेम्प्ट में पूछ रहा है, अकॉर्डिंगली इस बार भी पूछा गया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अपन बात करें तो थ्योरेटिकल में डिजिटल फाइनेंस और नॉर्मल ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ये नॉर्मल थ्योरी है, और सिक्योरिटाइजेशन का एक सवाल पूछा गया है। तो ये सवाल आपके डिजिटल फाइनेंस से पूछे गए हैं और एक सवाल आपका सिक्योरिटाइजेशन से आया है। ये जो क्वेश्चन आपका लास्ट सेक्शन था, लास्ट सेक्शन ऑलवेज थ्योरी रहता है। तो ये सारी बातें मैंने आपको आज के इस पेपर एनालिसिस वीडियो में बताई। होप सो आपको मेरी सारी बातें सही समझ में आ गई होंगी। तो ये आपका आज का डिटेल पेपर रिव्यू अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल आसान सा पेपर है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हो सकता है कि आपके 2-3 सवाल या 4 सवाल में आप अटकें, पर लगभग 10-11-12 सवाल आपके सही होने चाहिए। इसके अलावा प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर भी एज सच कोई डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के पैटर्न पर पूछे गए सवाल हैं। तो बहुत डिफिकल्ट पेपर मैं इसको नहीं कहूंगा, इवन दो मैं इसको बहुत आसान पेपर कहूंगा, बहुत ही आसान पेपर पूछा गया है। तो चलिए स्टूडेंट, ये पेपर रिव्यू का सेक्शन अपन आज का यहीं रखते हैं। तो होप सो मैं उम्मीद करता हूँ आपका पेपर अच्छा गया होगा। कोई भी बात की जानकारी या कुछ भी चीज़ आपको पूछनी हो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस सेशन में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।